कर गुजरने की तमन्ना हो तो उम्र आड़े नहीं आती। ऐसा ही कुछ करते हैं नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता जी, जिनकी उम्र की अगर हम बात करें तो लगभग 108 साल उनकी उम्र है, लेकिन जज्बा में आज भी अच्छे अच्छे नौजवानों को वो पीछे छोड़ देते हैं। नरमू की बात हो, अगर उन कर्मचारियों के कोई समस्या होती है तो केएल गुप्ता जी सबसे आगे खड़े रहते हैं और तब तक खड़े रहते हैं जब तक उसका निदान नहीं हो जाता। आज हमारे साथ केएल गुप्ता जी हैं और हम उनसे जानेंगे उनके संघर्षों की कहानी, शुरू से अब तक के जो उनके संघर्ष रहे हैं, कैसे वो नरमू में आए और अब उनका क्या। महामंत्री हैं आप, कई वर्षों से कहा जाता है कि आप नरमू में महामंत्री हैं। आपके जानकारी के लिए छोटे दायरे में और छोटे समय में नंबर 1 जयप्रकाश जी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के प्रेसिडेंट चुने गए गोरखपुर में, कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद उनका भाषण सुनने के बाद क्यों हम मजनू हो गए ट्रेड यूनियन में, वरना बनिया का जात तो गुड़धनिया वाले में है, राजनीति में नहीं। जो राजनीति क्यों, उनका राजनीति दूसरे ढंग का था, वो सुधारक थे और वो कोई पद नहीं चाहते थे, वो चाहते थे समाज एक सामाजिक ढंग से चलने वाली बात है। उनके बातों से जो प्रभावित होकर के ही हमने ट्रेड यूनियन शुरू किया। इससे पहले तो हम 10 साल तक मिलिट्री में थे, उससे डिसबैंड हुआ तो रीजनल एम्प्लॉयमेंट चेंज गोरखपुर में खुला हुआ है, उसमें हेड क्लर्क हो गए मिलिट्री निकलने के बाद। और वहाँ 2.5-3 साल का काम करने के बाद हमको जब जयप्रकाश जी वाला भूत सवार हुआ कि समाज में कुछ करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, जो उनका उद्देश्य है, जो उनका हाव भाव है उससे, तो वो हमने वहाँ से अकाउंट्स ऑफिस में भर्ती हो गए एम्प्लॉयमेंट से। वहाँ हेड क्लर्क थे, यहाँ एक जूनियर क्लर्क में भर्ती हुए। यहाँ परिभाषा कि जूनियर क्लर्क में अपॉइंटमेंट हो गया, तब से ही यहाँ इनकलाब जिंदाबाद का ट्रेड यूनियन अकाउंट्स में पैदा किया। वो बढ़ते बढ़ते चलते आज का जो शकल भाव हो गया। पहले वो होटल एम्प्लॉयज यूनियन था, इसका रिकग्निशन मिला जयप्रकाश जी जब प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया तब, और वो मिलने के बाद फिर रेगुलर हो गया इंक्वायरी होने के बाद। ऐसे हम पूरे लाइफ में 7 में हड़ताल में जेल में थे, 68 में थे, 74 में थे। उसके पहले 6 मरतबे मीसा में हम बंद हुए और चुनाव के नतीजा हुआ कि रिमूव फ्रॉम सर्विस पेंशन स्टाफ। लेकिन आज भी जो सेवा हो सकता है वो हम करते हैं। हमारी लायबिलिटी है कि कोई हमारे पास इनकम नहीं है, यूनियन से पैसा नहीं मिलता है। हम यहाँ रहते तो जो लोग आए उन्हीं से, जो अपने प्रिय मित्र उनसे चाय मंगवा के पी लेते। अब अपने पॉकेट पे पैसा नहीं कि हम चाय मंगवाएँ, यही हम सोचते हैं। हमारे एक लड़के हैं, वो डॉक्टर थे होम्योपैथी के, वो इस वक्त ब्रेन हेमरेज हो गया है, नीरियों के विक्टिम हो गए हैं। वो ये 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। पापा तो मर गई उनके, हमारी तो मर गई। अब 2 लड़कियां 29-30 वर्ष की हैं, लड़की शादी हम नहीं कर पा रहे हैं। 2 लड़के, उनका कोई नौकरी नहीं है, लेकिन अब कैसे जी रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं वो अलग से बात है। अब भगवान जिला रहे हैं या हम बेहाई से जी रहे हैं या कैसे जी रहे हैं तो अलग बात नहीं, ये तो आपका जज्बा है कि 108 साल में भी आप अच्छे अच्छे नौजवानों को, हमने आपको देखा है, आप मजदूर दिवस पे जो जुलूस निकलता है उसकी अगुवाई करते हैं, पुतला फूंका जाता था। एक समय था आपके नेतृत्व में, हम लोगों ने कवर किया हुआ है, कितने पुतले फूंके जाते थे, सड़क पे जुलूस निकलता था। कुछ आपके इन संघर्षों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इन संघर्षों में ये कि इतनी ही अब कहता हूँ कि हमारी लाइफ जो है डेडिकेटेड फॉर संघर्ष के लिए, और जो उसमें संघर्ष के आउटलुक हमारा सुधारवाद का। कोई पॉलिटिकल पार्टी में हम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, पॉलिटिकल कोई मिशन नहीं है। यही है कि अब मजदूरों का में सुधार करने में कुछ हम हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, तो ट्रेड यूनियन में रह कर के एक मात आस्था है। तो ये ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया का कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, इंडिपेंडेंट है। इसका 100 वर्ष अभी 224 में पूरा हुआ है, तो हम उसी जज्बा से चल रहे हैं। और आखिर कब तक भगवान हमको चलाएगा अलग बात नहीं, भगवान हमको कब लोगों को सेवा तक जिंदा रखेगा ये हमारे हाथ में है नहीं।
लेकिन हमारा ये है कि भगवान से प्रार्थना है, सब भगवान हमारे सामने है। भगवान से हमारा प्रार्थना है कि हमको जय दिन जिंदा रखना है, तय दिन सुधारवाद में, इनकलाब जिंदाबाद में जज्बा कायम रखना। जिस दिन ख़त्म करना हो उस दिन हमको राम राम सत्य ले जाइए, और कोई मिशन नहीं, और कोई मिशन नहीं, और कोई मिशन नहीं। जैसा बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इन अरे दिन, बहुत। क्या अब बदलाव कुछ नज़र आता है पहले की तुलना में देखिए, कि पहले से हाँ, स्थितियां बदलाव जो है? बदलाव बदलाव तो नजर आ रहा है। मैं 9 रुपया का तनख्वाह पर नौकरी किया था, 9 रुपया हमारा रेलवे में। वो बदलाव देखा तो पहला पे कम 7 पे कम मिलेगा, तो अब गड्डी मिलता है। लेकिन वो भी आज के बाजार इतना सस्ता बाजार है कि जो आदमी परमानेंट रेगुलर हो, नोट पाने के बाद उसका खर्चा चलता ही नहीं है। और अब सरकार के तरफ से बदलाव ये हो रहा है, पहले तो ये कहा गया कि साहब गरीबों को वोट से हमको वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, अमीरों को हमको वोट नहीं है, जो भी उनका 3 मरतबा गरीबों ने, कमा के खाने वालों ने उनके विश्वास पर उनको वोट दिया, ठीक ही है। तो हम कोई वहाँ पे देखते हैं जो सुधार कर सकता है, समाज का नेतृत्व कर सकता है, जिसमें थोड़ा विश्वास है तो उसको ही चुना जाएगा प्राइम मिनिस्टर में, कोई में। अब कोई अलग से कोई सौदा है नहीं। लेकिन ये है कि बदलाव ये होगी, कथनी करनी में फ़र्क हो गया, जमीन आसमान का फ़र्क हो गया। वो भाषण कुछ हो, घटती उल्टा है, भाषण कुछ हो। अब यह निकला है कि 5 साल में 4 करोड़ आदमी को रोजगार देंगे। पता नहीं ये जो 3 फेजेज में कितने लोगों को दे दिए। रेलवे में जितने लोग तो निकाला जा रहा है, आउटसोर्सिंग में आदमी बाजार से लाया 5,000 5,000 5,000 7,000 में। और हमका ऐसा में अस्पताल में ऐसे आदमी में जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नियत इतने बड़े थे, उनके वो उन्हीं के लोग जो है ऑर्डर आ गया रेलवे बोर्ड से कि 31 मार्च 2024 तक अस्पताल में जितना सफाई वाले हैं सबको निकाल दीजिए और उनके जगह आउटसोर्सिंग रख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब अब नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जात खत्म। सफाई तो जन्म जन्मांतर रहेगा, घर में सफाई, बाहर बताई। तो अब ये ऑर्डर आ जाएगा, अस्पताल ऐसे आदमी जहाँ मुर्दा जिंदा होता वहाँ ऑर्डर आ गया रेलवे बोर्ड का 31 मार्च 2024 तक जितने आप क्लीनिनेस वाले हैं उन सबको निकाल दीजिए। रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही, प्राइवेट करने की बात हो रही, इसको सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सरकार कहिए निजीकरण नहीं, लेकिन प्योरली निजीकरण को राजा बात कुछ वही कतरी कर्मी है, कहते कुछ है, करते चले जा रहे हैं। कहते कुछ है, जहाँ कारखाने में वर्कमैन काम करता है, पहले 10,000 आदमी काम करते थे कारखाने में, अभी वो 4 साढ़े 4,000 है। और उसमें भी 2,000 प्राइवेट आ गया है। कारखाने में फैक्ट्री एक्ट में प्राइवेट आदमी नहीं लिया जा सकता है, लेकिन वो सब नाम नियम है, लेकिन सब तोड़ करके सब प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। जो रिटायर्ड आदमी मिल रहे हैं प्राइवेट करते चले जाए। और हम जो कुशल है तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ये काम के कुशलता के आधार पर हमको काम वहाँ का करने का मिलता है और काम हम करने के सक्षम होते हैं। लेकिन वो जो प्राइवेट आ रहे हैं, अरे गहरे आ रहे हैं, खटपट हो रहे, वो क्वालिटी से मतलब नहीं, काम से मतलब नहीं, बस ठीका है, ठीका का कमीशन चलता अपने जैसे है वैसा भरता जाए। इसका मतलब है बैकग्राउंड में निजीकरण बड़े तेज़ी से हो रहा है, बैकग्राउंड में निजीकरण बहुत ज़्यादा। लेकिन भाषण में वोट लेने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, ये है वाला। लेकिन कैजुअल लेबर नहीं, कैजुअल लेबर आउटसोर्सिंग उनका तनख्वाह है 5,000 9,000 10,000 12,000। और ये काम जब और लोग काम करते हैं तो उनका ग्रेड है 1900 2400 2800 4200 क्वालिफाइड लोग हैं जो। लेकिन आज जो भर्ती हो रहे कंपनी से आउटसोर्सिंग वाले, उनको कुछ नहीं आता, तब भी खटपट कर रहे हैं कि वो और उनके नंबर बढ़ता रहा। इसे दिखावटी बनावटी काम बहुत तेज़ी हो रहा है और राज्य के लिए हितकारी नहीं है, राज्य के लिए किसी तरह से हितकारी नहीं है। ये हमारा समझदारी है, हमारी चिंतन है, हमारा सूझबूझ है, बस इससे। तो ये थे केवल केएल गुप्ता जी, जिनका साफ कहना है कि बदलाव उन्होंने कई देखे हैं। पहल 24 के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।